तो आज हम परफेक्ट क्राउन नाम के नए कोरियन ड्रामा के पार्ट 3 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, जिसको आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। मैं इस ड्रामे को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं बिना किसी सीन को स्किप किए हुए, जिससे आप इस स्टोरी से और ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाओगे। ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और मुझे पक्का यकीन है कि आपको भी ये ड्रामा बहुत पसंद आने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में हमने देखा था कि पैलेस में आग लग गई थी, लेकिन उसमें किसी को चोट नहीं आई थी। हालांकि आयरंग ने यान को थप्पड़ जरूर मार दिया था और जे सियोन भी देख लेती है। बाद में एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि सियोन यान से पहले भी मिल चुकी थी रॉयल एकेडमी ऑफ कोरिया में, जिसमें वो दोनों पढ़ा करते थे। हालांकि उस टाइम सियोन को ये नहीं पता था कि ईयान ग्रैंड प्रिंस है। अब यहाँ से पार्ट 3 स्टार्ट होता है। हम ईयान को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था। तभी उसका एक सर्वेंट उससे कहता है, ग्रैंड प्रिंस क्यून आयरंग आपसे मिलने के लिए आ रही हैं। फिर हम आयरंग को देखते हैं जो कि ईयान से मिलने के लिए उसके ऑफिस की तरफ आ रही थी। फिर हम आयरंग और ईयान को देखते हैं जो कि अकेले होते हैं। ईयान उससे कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको ज़्यादा वेट नहीं कराया होगा। आयरंग उससे माफ़ी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर देना ग्रैंड प्रिंस, मैंने कल जो भी किया मुझे अपनी उस गलती का रिग्रेट है। उस टाइम मेरा दिमाग सही ठिकाने पर नहीं था, मैं किंग की जान को खतरे में देखकर डर गई थी। ईयान कहता है, प्राइम मिनिस्टर मिन्यू आप पर कार्रवाई करना चाहते हैं क्योंकि उनके हिसाब से आपने जो भी किया उस चीज़ को स्वीकार नहीं किया जा सकता। आपने देश के ग्रैंड प्रिंस पर हाथ उठाया था, लेकिन मैंने उनको समझाया और कहा कि आपने मुझसे बाद में माफ़ी मांग ली थी और इस तरह मैंने आपको कार्रवाई से बचाया। ये सुनकर अचानक आयरन कहती है, पैलेस में आग लगी थी, हमारे किंग की जान जाने वाली थी, लेकिन हर किसी को आपके फेस पर लगी खरोच की ज्यादा चिंता हो रही है। ईयान कहता है, तो क्या आप इसके लिए मुझे दोषी समझती हैं? आयरन कहती है, हाँ, आप ही इसके जिम्मेदार हो क्योंकि आप किंग के रीजेंट हो। रीजेंट का मतलब होता है जब असली किंग छोटा हो तो उसकी जगह कोई और टेम्परेरी रूल करता है, उसी इंसान को रीजेंट कहते हैं और इस टाइम रीजेंट ईयान होता है। ये सुनकर ईयान की बोलती बंद हो जाती है। वो आयरन की आंखों में अपने लिए साफ साफ नफरत देख सकता था। ईयान उससे कहता है, हमारे किंग अभी सिर्फ 8 साल के हैं, वो स्टेट अफेयर्स को हैंडल करने के लिए अभी बहुत छोटे हैं, इसलिए मेरा रीजेंट बनना जरूरी है। आयरन कहती है, ईयान मेरा ये मतलब नहीं था। लेकिन ईयान उसकी बात को काटते हुए कहता है, और इसके अलावा रीजेंट के पास कोई खास या एक्स्ट्रा पावर नहीं होती। आयरन गुस्से में उसका नाम लेती है, लेकिन ईयान भी गुस्से में बोलता है, पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स करते हैं, बिजनेसमैन बिजनेस करते हैं, लेकिन मेरा काम चुपचाप रहकर बस देखना है, बस यही मेरी पावर है। आयरन कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि ये कोई असली पावर नहीं है? पॉलिटिक्स पूरी लगन से कोशिश करते हैं तुम्हारे पास खड़े होने की, क्योंकि तुम्हारे साथ ली गई एक फोटो 10 प्रॉमिस से ज्यादा पावरफुल होती है और बड़े बड़े बिजनेसमैन वो तुरंत ही तुम्हारी सर्विस में आ जाते हैं, बस इतने में ही कि तुमने उनको अपने साथ खड़े होने का मौका दिया। यही उनके इन्वेस्टर का ट्रस्ट जीतने के लिए काफी होता है। तुम खुद क्राउन यानी किंग से भी ज्यादा पावरफुल हो। ये सुनकर ईयान की बोलती बंद हो जाती है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक छोटा बच्चा किंग के पास आता है। वो छोटा बच्चा ईयान होता है और वो किंग उसके फादर होते हैं। छोटा ईयान किंग को अपना स्कूल का रिजल्ट दिखाता है और कहता है, पिताजी देखिए, मेरे रिजल्ट में मुझे पूरे 100 नंबर मिले हैं। लेकिन किंग उसको कोई शाबाशी नहीं देता। किंग उसकी इस खुशी में खुश नहीं होता। वो उससे कहता है, इन छोटी मोटी बातों पर खुश होना बंद करो, इनको इग्नोर करो। ये सुनकर छोटा ईयान शॉक होता है कि इसके ही पिताजी ने उसको ये क्यों बोला। किंग उससे कहता है, अगर तुम किसी चीज में अच्छे हो तो वो एक्सपेक्टेड होता है, लेकिन अगर तुम उसमें फेल हो जाते हो तो वो शर्म की बात होती है। छोटा ईयान कहता है, लेकिन पिताजी क्या मेहनत और लगन एक अच्छे इंसान का फर्ज नहीं होता? किंग उससे कहता है, तुम पहले एक ग्रैंड प्रिंस हो और तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारी इन पर्सनल वैल्यूज से भी ऊपर आती है। किंग उसको एक लेटर देता है जिस पे आई सिन लिखा होता है। किंग उससे कहता है, ये तुम्हारा नया रॉयल टाइटल है। ये देखकर छोटा ईयान कहता है, क्या मेरा रॉयल टाइटल बदलने वाला है? किंग कहता है, ये तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि तुम्हें ईमानदार रहना है और क्राउन प्रिंस यानी होने वाले किंग के रास्ते में नहीं आना है, यानी उनके खिलाफ नहीं होना है। ये सुनकर छोटा ईयान दुखी हो जाता है। वो सोचता है कि उसके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, भला उसकी क्या गलती है। कुछ टाइम बाद जब ईयान यंग हो जाता है तो
तो किंग उसको फिर से बुलाते हैं। वो किंग के पास आता है। किंग उससे कहता है, इनाम के तौर पर आज से ये तुम्हारा नया रॉयल टाइटल होगा। और फिर हमें एक लेटर दिखाया जाता है जिसमें इयान लिखा होता है और इस तरह इयान का नाम इयान पड़ा। ये देखकर इयान किंग से कहता है, क्या ये सच में एक इनाम है या फिर कुछ और ये बोलकर वो दुखी आंखों से किंग की तरफ देखने लगता है। उनको किंग समझकर नहीं बल्कि एक पिता समझकर इयान की आंखों में दुख और उदासी होती है। फ्लैशबैक खत्म होता है और ये सब इयान सोच रहा होता है और हम उसकी आंखों में वही दुख और उदासी देखते हैं जो कि उसको फील करा रही थी कि यहाँ पर भी उसका कोई अपना नहीं है। इयान आयरन से कहता है, तो आप मुझसे क्या चाहते हो? आयरन कहती है, तुम्हें किंग के लिए स्ट्रॉन्ग और रॉयल सपोर्ट बनना होगा। इयान कहता है, वो तो मैं पहले से ही हूँ। आयरन कहती है, तो फिर अपनी शादी के लिए तैयार हो जाओ, मेरी पसंद की लड़की से शादी करो और इस तरह अपनी वफादारी किंग और मुझे दिखाओ। फिर हम सियोन को देखते हैं जो कि अपने फादर के साथ होती है। वो अपने फादर से कहती है, मैंने कहा ना फादर, मैं शादी नहीं करने वाली। और ठीक है, मान लो मैं सब मान लेती हूँ और शादी कर भी लेती हूँ, लेकिन मैं एक बड़े बिजनेस एम्पायर की वारिस हूँ। मैं खुद एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन हूँ, इसलिए स्टैटिक बिजनेस डील मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यही मेरा रोल है फैमिली की लेगेसी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। लेकिन आप मुझसे किसी छोटी कंपनी के सीईओ से शादी करने के लिए बोल रहे हो, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्या आपको लगता है कि इसका कोई सेंस बनता है? मैं सियोन हूँ, कोरिया की एक बहुत ही बड़ी बिजनेस वूमेन। मुझसे शादी करने वाला लड़का भी मेरे ही लेवल का होना चाहिए। तभी वहां पर ताइजू अपनी वाइफ के साथ आता है और वो सियोन से कहता है, तो क्या फर्क पड़ता है कि तुम कौन हो या क्या हो? वो दोनों सोफे पर बैठते हैं। ताइजू की वाइफ का नाम हान होता है। हान सियोन से कहती है, तुम चिंता मत करो, हमने खुद तुम्हारे लिए लड़का ढूंढा है और उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाली है। ये सुनकर वो हंसती है और कहती है, अगर लड़का तुमने पसंद किया है तो फिर तो मुझे तुम पर डाउट है। भला तुमने खुद अपने लिए ताजू जैसे गधे को चूज किया है तो फिर तुमने मेरे लिए क्या ही लड़का पसंद किया होगा। ये सुनकर ताइजू को गुस्सा आता है और वो उससे कहता है, ओए तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने की? और फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं, लेकिन उनके फादर जोश से चिल्लाकर उनको शांत रहने को बोलते हैं। उनके फादर सियोन से कहते हैं, तुम्हें कभी ना कभी तो शादी करनी ही पड़ेगी। सियोन कहती है, हाँ तो मैंने शादी करने से मना थोड़ी किया है, लेकिन मैं अपने से नीचे किसी इंसान से शादी नहीं करने वाली। लड़के को मेरे लेवल का तो होना ही चाहिए। फादर आप सच बताना, आप ऐसा इसलिए तो नहीं कर रहे ना ताकि ये गधा मेरे से आगे निकल जाए, क्योंकि वैसे तो ये मेरे लेवल तक कभी नहीं पहुंच सकता। ये सुनकर ताइजू फिर से गुस्सा करते हुए कहता है, क्या तुमने अभी अभी मुझे गधा बोला? सियोन गुस्से में बोलती है, हाँ क्योंकि तुम हो। ये सुनकर तो ताइजू बस सबकी शक्ल देखता ही रह जाता है। सियोन अपने फादर से कहती है, लगता है मुझे बास्टर्ड चाइल्ड का टैग देना ही काफी नहीं था और ना ही मुझे एक यूजलेस भाई के साथ बांधना काफी था, इसलिए अब आप मुझ पर एक निकम्मा पति भी थोपना चाहते हैं। लेकिन ये सब आपके हिसाब से नहीं होने वाला फादर, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। फिर हम इयान और चॉय को देखते हैं। चॉय शौक होता है ये सुनकर कि आयरन ने उसको शादी करने को बोला है। चॉय इयान से कहता है, क्या आप इसके लिए अग्री हो? इयान कहता है, शायद हाँ। ये सुनकर वो शौक होता है और कहता है, क्या आप सच में ये करने जा रहे हो? इयान कहता है, हाँ मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। चॉय कहता है, आप कब से इतना बात मानने वाले हो गए? ये सुनकर इयान कहता है, और तुम इतने बदतमीज कब से हो गए? ये सुनकर चॉय को एहसास होता है कि उसने कुछ जाना ही बोल दिया। चॉय उससे कहता है, मुझे माफ कर दीजिए राजकुमार, मैं बस थोड़ा फ्रस्ट्रेट था इस सिचुएशन को लेकर। मेरा मतलब इतने टाइम तक वो आपकी शादी के खिलाफ थी और अब वो चाहती हैं कि आप शादी करो और वो भी उनकी पसंद की लड़की से। ये बिल्कुल ही बेकार बात है। फिर अगले दिन हम सियोन की कंपनी को देखते हैं। हम सियोन को देखते हैं जिसने फिर से मीटिंग रखी थी। वो सभी एम्प्लॉयज के प्रपोजल को देख रही थी। वो उनसे कहती है, ये सब तो हमने पिछले साल भी किया था और साथ में हमारी कॉम्पिटिटर कंपनी भी ऑलरेडी कर चुकी है। वो उन पे गुस्सा करते हुए कहती है, क्या तुम लोगों को और टाइम चाहिए? उसका एक एम्प्लॉय कहता है, मैम असल में इस टाइम हमारी जो पीआर कंपनी है, लेकिन उसकी बात खत्म होने से पहले ही सियोन उससे कहती है, मुझे ये मत बताओ कि इस सिचुएशन में पीआर टीम की हैंडल करने की लिमिट थी। अगर ये तुम्हारा बहाना है तो तुम्हें रिजाइन दे देना चाहिए। अगर हर चीज तुम पीआर टीम के भरोसे ही कर रहे हो तो इतने ज्यादा एम्प्लॉय रखने का क्या फायदा है? ये सुनकर वो एम्प्लॉय उससे माफी मांगता है। दूसरा एम्प्लॉय कहता है, आपके फीडबैक के बेसिस पर हम चेंजेस करके आपको फिर से दिखाने के लिए आएंगे।
लेकिन इससे सियोन परेशान हो जाती है। ये उसकी सेक्रेटरी दो हाई नोटिस करती है और वो समझ जाती है कि सियोन किसी और चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। बाद में जब सियोन अकेली होती है तब दो हाई उसके पास आती है उसके लिए चाय लेकर। दो हाई उससे कहती है, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आई हूँ, तुम्हें ये पीनी चाहिए, इससे तुम्हारा टेंशन कम हो जाएगा। सियोन उस चाय को देखती है और कहती है, तुम और अच्छी चाय नहीं बना सकती थी क्या? ये सुनकर दो हाई उससे कहती है, यार तुम इसको पी लो और अपने घर का गुस्सा कम से कम मुझ पर तो मत निकालो। ये सुनकर सियोन कहती है, मैं कोई गुस्सा नहीं निकाल रही। दो हाई उससे कहती है, मैं तुमको तुमसे ज्यादा अच्छे से जानती हूँ। आज जब तुमने सभी एम्प्लॉयज की क्लास लगाई मैं तभी समझ गई थी तुम्हें अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को ऑफिस लेकर नहीं आना चाहिए। लेकिन ये सुनकर वो उस पर भी गुस्सा करने लगती है, लेकिन दो हाई उसको चाय का कप उठाकर देती है। ये देखकर सियोन शांत हो जाती है। फिर हम यून सियोन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि पैलेस आता है अपने आदमियों के साथ। वो असल में आयरन का फादर होता है। तभी उसको रास्ते में इयान दिख जाता है। वो इयान को झुककर रिस्पेक्ट देता है और कहता है, ऐसा लग रहा है राजकुमार कि आप कहीं जा रहे हो। इयान कहता है, हाँ मैं कुछ दिन की छुट्टी ले रहा हूँ। ये सुनकर वो शौक होता है और कहता है, आप छुट्टी क्यों ले रहे हैं? इयान कहता है, किंग के बर्थडे की तैयारी में मैं काफी टाइम तक पैलेस में बिजी रहा। अब मैं कुछ टाइम के लिए अपने प्राइवेट रेसिडेंट पर रेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ। यून सियोन कहता है, अगर आप पैलेस छोड़कर अकेले चले गए और आपके साथ कुछ बुरा हो गया तो हम क्या करेंगे? पैलेस की सिक्योरिटी का क्या होगा? इयान कहता है, मुझे तो लगा था कि आप मेरे न होने से बहुत खुश होंगे। ये सुनकर यून सियोन चुप हो जाता है, लेकिन फिर इयान हंसने लगता है और कहता है, शायद मैं आपके बारे में गलत था। प्लीज मेरी तरफ से क्वीन आयरन को मेरा प्रणाम कर देना। मैं अपनी छुट्टी को लेकर इतना एक्साइटेड था कि मैं उनसे मिलना ही भूल गया। और फिर इयान वहां से चला जाता है। फिर हम यून सियोंग और आयरन को देखते हैं जो कि अकेले में बात कर रहे होते हैं। यून सियोंग को सब कुछ पता चल जाता है कि आयरन ने इयान को क्या क्या बोला। वो आयरन से कहता है, तो क्या तुमने सच में उसको इतना कुछ बोल दिया? आयरन उससे कहती है, हमारे किंग का बर्थडे था, उसके बाद भी वो उस रात लेट आया और ऊपर से वो शिकार वाले कपड़े पहन कर आया। जब पैलेस में आग लगी थी तब भी वो वहां पर नहीं था। ये सब उसने ही किया है। ये सुनकर यून सियोंग उसको चुप कराता है और कहता है, तुम्हें सोच समझ कर बोलना चाहिए। वो देखता है कि कहीं किसी ने ये सुन तो नहीं लिया। उसके बाद वो चाय का कप उठाता है और चाय पीता है। आयरन उससे कहती है, रॉयल फैमिलीज वाले इतना रूल्स वगैरह का लेक्चर देते हैं लेकिन ग्रैंड प्रिंस के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करते। यून सियोंग कहता है, जनता ग्रैंड प्रिंस को पसंद करती है, लेकिन ये जवाब आयरन को पसंद नहीं आता। यून सियोंग उससे कहता है, अपने पेरेंट्स और अपने भाई को खोने के बाद भी वो अपने भतीजे के लिए रीजेंट बनकर सर्व कर रहा है और राजगद्दी की हिफाजत कर रहा है। आयरन कहती है, यही तो असली प्रॉब्लम है। किंग अभी सिर्फ एक बच्चा है जिससे उनका और ग्रैंड प्रिंस के बीच का फर्क और भी ज्यादा अच्छे से सामने आ जाता है। फिर हम सियोन को देखते हैं जो कि उन लड़कों की लिस्ट देख रही होती है जो कि उसके फादर ने उसको भेजी थी शादी के लिए। वो फोन पर दो हाई से बात भी कर रही थी। वो दो हाई को बताती है कि उसके फादर ने सभी बिजनेसमैन लड़कों की लिस्ट भेजी है जो कि उसके लेवल के भी नहीं है। दो हाई उससे फोन पर कहती है, तो तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? सियोन कहती है, मैं किसी बिजनेसमैन से शादी नहीं करना चाहती, मैं किसी रॉयल फैमिली में शादी करना चाहती हूँ जिससे मुझे भी रॉयल का स्टेटस मिल जाएगा। और तभी सियोन के दिमाग में कुछ आइडिया आता है जिसको सोचकर वो स्माइल करती है। फिर हम इयान को देखते हैं जो कि अपने प्राइवेट रेसिडेंट पर पेंटिंग बना रहा होता है। तभी वहां पर चॉय आता है और उससे कहता है, मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, अब आप खुद देख लो कि क्या हुआ है। और ये भूलकर वो उसको एक आर्टिकल दिखाता है जिसमें उसका फोटो होता है जब वो किंग के बर्थडे में शिकार वाले कपड़े पहनकर आया था। लेकिन इयान उसको इग्नोर करते हुए अपनी पेंटिंग पर फोकस करता है। इससे परेशान होकर चॉय कहता है, ये पेंटिंग करने का टाइम नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये आउटफिट मत पहन कर जाओ। अगर आपने प्रॉपर रॉयल ड्रेस पहनी होती तो ये प्रॉब्लम होती ही नहीं। अब सब ऑफिसर्स आप पर गुस्सा हैं। इयान कहता है, और पब्लिक का क्या बोलना है? चॉय कहता है, लोगों के बीच में तो हंगामा मचा हुआ है। इयान कहता है, क्या किसी ने आग के बारे में कुछ बोला? ये सुनकर वो शॉक होता है और कहता है, नहीं अभी तक तो नहीं। इयान कहता है,
तो फिर मेरी उस ड्रेस को एक ट्रेंड बना दो जिसके लिए वो मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं, जिसके बाद उसी ड्रेस को खरीदने के लिए लोग पागल होने लगेंगे। फिर हम न्यूज़ देखते हैं जिसमें बताया जा रहा था कि इयान ने जो शिकार वाली ड्रेस पहनी थी वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है, जिसकी वजह से लोग उस ड्रेस को खरीदने के लिए पागल हो रहे हैं। ये न्यूज़ सियोन के ऑफिस के एम्प्लॉयज भी देख रहे होते हैं। वहां पर दोहाई आती है तो उसमें से एक एम्प्लॉय कहती है, मिस दोहाई देखो न्यूज़ में क्या आ रहा है। दोहाई उस न्यूज़ को देखती है और देखकर स्माइल करती है। वो फीमेल एम्प्लॉय कहती है, हमारे ग्रैंड प्रिंस उस ड्रेस में कितने हैंडसम लग रहे हैं। वैसे मेरे दिमाग में एक सवाल था दोस्तों, क्या आप लोगों को भी दोहाई की शक्ल विंसेंजो जैसी नहीं लगती? मुझे तो पता नहीं क्यों इन दोनों की शक्ल एक जैसी लगती है। क्या ये विंसेंजो की बेटी या रिश्तेदार है? अगर किसी को इसके बारे में पता हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे बता देना। फिर हम सियोन को देखते हैं और वो भी इयान के रिलेटेड ही आर्टिकल पढ़ रही थी। तभी वहां पर दोहाई आती है और वो देखती है कि सियोन इयान के रिलेटेड आर्टिकल पढ़ रही है। ये देखकर वो कहती है, सच में ग्रैंड प्रिंस की ड्रेस का तो अलग ही लेवल का ट्रेंड बन गया है। एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन टीम इस बात को लेकर काफी हलचल में है। सियोन कहती है, ऐसा है क्या? दोहाई उसकी शक्ल देखती है और कहती है, तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है क्या? वो इयान के फोटो को देखकर कहती है, मुझे लगता है ये काफी अच्छा रहेगा। और ये बोलकर वो एक शैतानी स्माइल करती है। फिर हम इयान को देखते हैं जो कि एक बुक पढ़ रहा था। तभी वहां पर चॉय आता है फूलों का गुलदस्ता लेकर। वो उस फूलों के गुलदस्ते को वहां पर रखता है और वहां पर बैठ जाता है। इयान उन फूलों के गुलदस्ते को देखता है और स्माइल करते हुए कहता है, तो मैं फूलों के गुलदस्ते को बनाने वाला था, लेकिन तुमने कहा कि तुम ही इनको सिलेक्ट करोगे। चॉय कहता है, हाँ क्योंकि आपने बोला था कि फूल अरेंज करने से दिमाग शांत हो जाता है। वो दोनों थोड़ी देर शांत रहते हैं, लेकिन चॉय ज्यादा देर तक शांत नहीं रह पाता और फिर वो तोते की तरह बोलना स्टार्ट कर देता है। वो उससे कहता है, ऑफिसर्स अभी भी तुम पर गुस्सा हैं या फिर पता नहीं ये तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश है। आप इतने चुप क्यों हो? आपको अपनी सफाई में खुद कुछ बोलना चाहिए। हाँ ये सच है कि आपने रूल्स तोड़े, आपका प्रॉपर रॉयल ड्रेस पहनना जरूरी था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? आपको तो हमेशा स्पॉटलाइट पसंद है, लेकिन क्या ये इतना बड़ा क्राइम है? आज के जमाने में थोड़ा स्टाइलिश होना गलत है? सच बोलूं तो रॉयल कपड़े इतने भी अच्छे नहीं होते। शिकार वाली ड्रेस ज्यादा कूल और स्टाइलिश लगती है ना? और वहीं रॉयल ड्रेस का कलर तो इतना बोरिंग होता है, डल ब्राउन। ये भी कोई कलर होता है? शायद मेरी जैसी स्किन टोन पर वो कलर सूट कर सकता है, लेकिन आप जैसे कूल टोन वाले इंसान पर वो बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। इसमें सबको इतना बड़ा इशू बनाने की क्या जरूरत है? इयान उसकी ये बकबक सुनकर पक जाता है और वो उससे कहता है, अब बस भी करो। लेकिन चॉय अपनी बात को कंटिन्यू रखते हुए कहता है, हाँ आपने सही कहा, उनको अब बस कर देना चाहिए। उसके बाद चॉय बहुत ही लंबी सांस लेता है और कहता है, आप सबको बता क्यों नहीं देते? इयान कहता है, क्या नहीं बता देते? चॉय कहता है, आप उनको बस ये बोल दो कि आप अपनी सिंपल और सीधी सी पसंद दिखा रहे थे। बस ये स्टेटमेंट दे दो और बात खत्म। इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम थोड़ी है। फिर हम सियोन को देखते हैं जो कि दोहाई को बताती है कि वो ग्रैंड प्रिंस से शादी करना चाहती है। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और कहती है, क्या तुमने ड्रिंक कर रखी है? सियोन कहती है, नहीं तो। दोहाई कहती है, तो तुम सोच भी कैसे सकती हो कि तुम ग्रैंड प्रिंस से शादी करोगी? सियोन उससे कहती है, दोहाई एक बार इसके बारे में सोच कर तो देखो। मेरी जैसी प्यारी और सुंदर लड़की, ऊपर से मैं स्मार्ट और साथ में मेरा एक बहुत बड़ा बिजनेस भी है। तुम ही बताओ कि मेरी जैसी सर्वगुण संपन्न लड़की किसी को कहाँ मिलेगी? दोहाई उसको शांत कराती है और कहती है, ठीक है, तुम ये बताओ कि तुमने ये बात किसी और को तो नहीं बताई? सियोन उससे कहती है, नहीं, ये तुम पहली इंसान हो जिसको मैंने ये बताया है। ये सुनकर दोहाई खुश होती है और कहती है, चलो ये तो तुमने अच्छा किया। लेकिन तभी सियोन कहती है, मैंने रिक्वेस्ट सबमिट कर दी है रॉयल ऑडियंस के लिए। ये सुनकर वो शॉक होती है और कहती है, क्या कहा तुमने? रॉयल ऑडियंस के लिए रिक्वेस्ट भेजी है? ये तुमने कब किया और कैसे किया? लेकिन सियोन उसको जवाब देने की जगह सिर्फ स्माइल कर रही होती है। फिर हम इयान को देखते हैं। चॉय उसको रॉयल ऑडियंस के बारे में बता रहा होता है। वो उससे कहता है, अभी आप बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं और ये बात प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच गई है। आपको किसी एक इंसान से मिलना होगा ऑडियंस में से जिन्होंने आपको रॉयल ऑडियंस के लिए रिक्वेस्ट भेजी हो। वैसे यून सियोन भी प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए गए थे, लेकिन वो बोलते बहुत हैं। इयान कहता है, हाँ वो कुछ ज़्यादा ही शोर करते हैं। चॉय कहता है, वैसे सियोन ने भी रॉयल ऑडियंस के लिए रिक्वेस्ट भेजी है। ये सुनकर इयान कहता है, सियोन ये कौन है?
चॉय कहता है, अरे कासल ब्यूटी की सीईओ, वो काफी ट्रेंडिंग में चल रही है, लेकिन वो कासल ग्रुप की चेयरमैन के बास्टर्ड चाइल्ड है। ये सुनकर इयान सोच में पड़ जाता है। फिर हम सियोन को देखते हैं। वो देखती है कि उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया था। ये देखकर वो शॉक हो जाती है। सियोन दोहाई से गुस्से में कहती है, वो मुझे रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं, उनकी ऐसी करने की हिम्मत कैसे हुई। दोहाई स्माइल करते हुए कहती है, कोई बात नहीं, ग्रैंड प्रिंस से मिलना इतना भी इजी थोड़ी होता है। सियोन कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं इजी हूँ? मैं बहुत ही ज्यादा फेमस और बिजी पर्सन हूँ। दोहाई कहती है, और ग्रैंड प्रिंस किंग के रीजेंट हैं, वो बेसिकली खुद किंग है, और ऊपर से तुमने रिक्वेस्ट में मिलने की वजह तक नहीं लिखी। भला एक किंग जितना इम्पोर्टेंट पर्सन तुम्हें अपना टाइम क्यों देगा? सियोन कहती है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं उसको रिक्वेस्ट में ये लिखूं कि मुझे तुमसे शादी करनी है, इसलिए मुझे तुमसे मिलना है? ये सुनकर दोहाई इधर उधर देखती है और उसको शांत होने को कहती है ताकि कोई उसकी ये बात ना सुन ले। वो उससे कहती है, क्या तुम पहले ये शादी की बात करना बंद करोगे? मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि कोई कभी भी हमें अरेस्ट करने के लिए आ सकता है। लेकिन तभी सियोन के दिमाग में एक और आइडिया आता है और वो फिर से स्माइल करने लगती है। वो दोहाई से कहती है, शायद वो मेरे साथ गेम खेलना चाहता है। ये सुनकर दोहाई का दिमाग खराब हो जाता है। फिर हम आयरन को देखते हैं। उसके पास उसकी सर्वेंट आती है। आयरन उससे कहती है, क्या ग्रैंड प्रिंस के रिलेटेड तुम्हें कोई खबर मिली है? वो सर्वेंट उसको रॉयल ऑडियंस रिक्वेस्ट के बारे में बताती है। फिर हम इयान को देखते हैं जो कि बुक पढ़ रहा था। उसकी टेबल पर खाना रखा हुआ था। वहाँ पर चॉय भी होता है जो कि परेशान होकर कहता है, आपने खाना मंगवाया, लेकिन आप तो हमेशा मुझसे खाना मंगवाते थे, लेकिन इस बार आपने खाने के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? इयान कहता है, ये खाना तुम खा लो। ये सुनकर वो हंसने लगता है और शर्माते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था कि आपको मेरी इतनी चिंता है। वो उसको खाने के लिए थैंक यू बोलता है और प्लेट से एक खाना उठाकर खाने लगता है। चॉय कहता है, खाना बहुत ही टेस्टी है। इयान कहता है, हाँ तुमने सही कहा, अब चुपचाप खाओ और बोलना बंद करो। ये सुनकर चॉय का फेस उतर जाता है। चॉय कहता है, लेकिन मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बताना है। इयान कहता है, ठीक है बताओ। चॉय कहता है, मिस सियोन ने फिर से रॉयल ऑडियंस के लिए रिक्वेस्ट भेजी है, इस बार मैं उसको क्या रिस्पॉन्स दूं? ये सुनकर इयान कहता है, तो उसने रिक्वेस्ट दोबारा भेजी है? चॉय कहता है, हाँ, मैंने आपके बोलने पर पहले उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उसने फिर से एक और रिक्वेस्ट भेज दी, वो भी अलग नाम से। इयान कहता है, इसका क्या मतलब है? चॉय कहता है, फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट सियोन कास्टल ब्यूटी नाम से आई थी, लेकिन इस टाइम उसने कासल ग्रुप की सेकंड चाइल्ड सियोन नाम से भेजी है। इयान कहता है, उसकी रिक्वेस्ट को फिर से रिजेक्ट कर दो। फिर हम सियोन को देखते हैं जो कि देखती है कि उसकी रिक्वेस्ट फिर से रिजेक्ट कर दी गई है। ये देखकर वो शॉक हो जाती है और उसको बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्ला कर कहती है, उन्होंने फिर से मेरी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। क्या वो मुझे जानबूझकर गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है? लेकिन इससे दोहाई बहुत खुश होती है और वो मस्त खाना खा रही होती है। वो उसको भी एक पीस देती है और कहती है, बस करो यार, अब ये भूल भी जाओ। लेकिन सियोन को अभी भी गुस्सा आ रहा था। वो वापस अपने लैपटॉप के पास जाती है और सोचने लगती है कि उसको ऐसा क्या लिखना चाहिए कि वो उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ले। वो सोचती है कि शायद उसने मेरी रिक्वेस्ट को इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मैंने कोई मिलने का रीज़न नहीं लिखा। उसके बाद वो अपनी तारीफ लिखते हुए एक बहुत ही बड़ा ईमेल लिखकर वो फिर से रिक्वेस्ट को सबमिट कर देती है। दोहाई ये देख रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है, ये तो सच में पागल हो गई है। हम इयान को देखते हैं। चॉय बताता है कि सियोन ने फिर से हमें रिक्वेस्ट भेजी है। इयान बिना जाना सोचे फिर से उसको रिजेक्ट करने को बोल देता है, लेकिन वो जितनी बार उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करवाता, सियोन उसको फिर से भेज देती। ये चॉय उसको बताता है तो इयान फिर से उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करवा देता है। इससे बेचारा चॉय परेशान हो जाता है। वो इतना परेशान हो जाता है कि वो खुद इयान को रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज प्लीज उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लो, लेकिन इयान फिर से उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करवा देता है। अब तो सियोन भी परेशान हो जाती है बार बार रिजेक्ट होकर। वो गुस्से में बहुत जोर से चिल्लाती है। उसकी चीख से पूरा ऑफिस हिल जाता है। लेकिन तभी सियोन को वो मोमेंट याद आता है जब इयान ने उसको पैलेस में जूनियर स्टूडेंट बोला था और फिर वो उसको एक लास्ट बार और रिक्वेस्ट भेजती है। हम इयान को देखते हैं जो कि पेंटिंग कर रहा होता है। उसके साथ चॉय भी होता है जो कि उसकी हवा कर रहा था। वो उससे कहता है, मिस योंग ने अब तक टोटल 5 बार रिक्वेस्ट भेजी है
और इस बार की रिक्वेस्ट तो उन्होंने आपकी जूनियर स्टूडेंट के नाम से भेजी है। लेकिन ये सुनकर इयान का ध्यान उसकी बात पर चला जाता है। वो कहता है, क्या कहा, जूनियर स्टूडेंट के नाम से? चॉय कहता है, हाँ, उसने रिक्वेस्ट में लिखा है कि आपकी जूनियर स्टूडेंट आपसे मिलना चाहती है। और ये बोलकर वो हंसने लगता है और कहता है, लगता है ये उसकी कोई नई चाल है। लेकिन ये सुनकर इयान स्माइल करता है। चॉय कहता है, तो क्या मैं फिर से उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दूं? लेकिन इयान कहता है, नहीं, इस बार उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लो। ये सुनकर चॉय शॉक हो जाता है। इयान उससे कहता है, मैं भला अपनी जूनियर स्टूडेंट को कैसे मना कर सकता हूँ? फिर हम सियोन को देखते हैं। उसके पास ईमेल आता है। वो देखती है कि इस बार उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। फिर सियोन इयान से मिलने के लिए जाती है। वहाँ पर उसके वेलकम के लिए चॉय के साथ साथ कुछ और सर्वेंट्स भी होते हैं। सियोन गाड़ी से बाहर आती है। वो बहुत ही अच्छे से तैयार होकर आई थी, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। फिर हम आई रंग को देखते हैं। उसकी सर्वेंट उसको सियोन के बारे में बताती है कि उसकी रिक्वेस्ट को ग्रैंड प्रिंस ने एक्सेप्ट कर ली है और वो उससे मिलने के लिए आई है। आयरन कहती है, तुमने ग्रैंड प्रिंस पर नजर रखने के लिए एक लड़की को रखा हुआ है ना? क्या वो भरोसेमंद है? वो सर्वेंट कहती है, जी, वो बहुत ही ज्यादा भरोसेमंद है। फिर हम चॉय को देखते हैं, जो कि सियोन को अपने साथ इयान से मिलवाने के लिए ले जा रहा होता है। फिर हम इयान और सियोन को देखते हैं, जो कि एक दूसरे के आमने सामने बैठे होते हैं। इयान उससे कहता है, मुझे पता नहीं मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं, तुमने मुझे कई नामों से रिक्वेस्ट जो भेजी थी। सियोन कहती है, मुझे नहीं पता था कि आप किस नाम को देखकर मुझसे मिलने के लिए तैयार हो जाओगे। ये सुनकर वो स्माइल करता है और कहता है, तो तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? सियोन अपने पर्स से एक रेड कलर का लेटर निकालती है और वो उससे कहती है, मेरे पास आपके लिए एक प्रपोजल है। इयान उसकी तरफ देखता है। सियोन उससे कहती है, चलो शादी कर लेते हैं। ये सुनकर इयान शॉक होता है और उसको देखता ही रह जाता है और फिर वो स्माइल करता है और यहीं पार्ट 3 खत्म हो जाता है। मैं पार्ट 4 जल्द ही अपलोड करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने इसको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है, बिना किसी सीन को स्किप किए हुए, जिससे आप इसकी स्टोरी से और अच्छे से कनेक्ट हो सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप इसके आगे के पार्ट मिस ना कर सको। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।